दोस्तों, देश की सबसे मशहूर गायिका ने अस्पताल में आंखें खोली तो अपने माता पिता, बहन और यहाँ तक कि अपने पति को भी पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब उसका कथित कॉलेज वाला पहला प्यार अचानक वापस लौट आया। ऊपर से हादसे से ठीक पहले गायिका ने बीते प्यार और कभी न भूलने वाली धुन पर एक रहस्यमयी गाना भी रिकॉर्ड किया था। अब एक तरफ करोड़ों लोगों की चहेती सुपरस्टार थी और दूसरी तरफ 24 घंटे का मिनी मार्ट चलाने वाला उसका साधारण पति। बेचारा पति रोमांटिक नॉवल पढ़कर पहले ही फैसला कर चुका था कि कहानी में पहला प्यार लौट आए तो मौजूदा पति की विदाई पक्की होती है। इसलिए जिस समय उसकी याददाश्त खो चुकी पत्नी को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी रात वो चुपचाप सूटकेस पैक करके भागने लगा। मगर जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, सामने वही पत्नी खड़ी थी जिसे उसका नाम तक याद नहीं था। उसकी ठंडी नज़र सूटकेस पर पड़ी और उसने पूछा, समर मल्होत्रा, क्या तुम अपनी याददाश्त खो चुकी पत्नी को छोड़कर भागने वाले हो? अब सवाल यह था कि काव्या सच में अपने कथित पुराने प्यार के पास लौटेगी या उसका दिल उस पति को पहचान लेगा जिसे उसका दिमाग पूरी तरह भूल चुका था। अब दोस्तों, हमारा हीरो समर मल्होत्रा 24 घंटे खुलने वाला मिनी मार्ट चलाता और खाली समय में किताबों की समीक्षा लिखता था। उसकी पत्नी काव्या देश की टॉप सिंगर थी जिसके एक एल्बम की कमाई समर की कई वर्षों की कमाई से ज़्यादा थी। कुछ दिन पहले रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो का एक भारी उपकरण काव्या के सिर पर गिर गया था। चोट जानलेवा नहीं थी, मगर उसकी ज़्यादातर यादें चली गई थीं। वो अपने माता पिता, छोटी बहन निष्ठा और यहाँ तक कि अपने पति समर को भी भूल चुकी थी। डॉक्टरों ने आराम करने और धीरे धीरे पुरानी चीज़ों से उसका परिचय कराने को कहा था, मगर समर के डर की असली वजह कुछ और थी। हादसे से पहले काव्या एक नया गाना रिकॉर्ड कर रही थी। गाने में बीता हुआ प्यार, अधूरी गर्मियाँ, पुराना पियानो और कभी न भूलने वाली धुनों का जिक्र था। काव्या ने यह गाना सबसे छिपा कर लिखा था और मैनेजर के अनुसार वह किसी खास व्यक्ति को सरप्राइज़ देना चाहती थी। उसी समय काव्या का कॉलेज साथी वेदांत लौट रहा था। उसने लिखा, कुछ धुनें कितने भी साल बीत जाएं, कभी नहीं भूलती। हजारों घंटे वेब नॉवल पढ़ चुके समर ने अंत सोच लिया। काव्या कथित पहले प्यार के करीब जाएगी। वेदांत पति को गलत साबित करेगा और आखिर में समर बारिश में सूटकेस घसीटता हुआ निकलेगा। समर ने सोचा कि जब बाद में अपमानित होकर जाना ही है तो अभी सम्मान के साथ निकलना बेहतर होगा। इसीलिए आधी रात को उसने 2 जोड़ी कपड़े, पहचान पत्र, बैंक कार्ड, चार्जर और मिनी मार्ट की चाबी सूटकेस में रख ली। बड़ी अलमारी में उसकी चीज़ें वैसे भी बहुत कम थी, इसलिए पैकिंग जल्दी पूरी हो गई। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और निष्ठा ने लाइट जला दी। उसने हैरानी से पूछा, जीजा जी, आधी रात को क्या कर रहे हैं? समर ने बिना छिपाए कहा, भागने की तैयारी कर रहा हूँ। समर ने गंभीरता से समझाया कि काव्या का पहला प्यार लौटेगा, मासूम बनने का नाटक करेगा, फिर काव्या उसका पक्ष लेगी और समर की टांगें तुड़वा दी जाएंगी। इसलिए वह खतरा टलने तक मिनी मार्ट में रहेगा। निष्ठा ने आंखें घुमाई और दरवाजे के पीछे इशारा करते हुए कहा, जीजा जी, अब तो आप कहीं नहीं जा सकते। दरवाजे के बाहर काव्या खड़ी थी। उसने ढीला नाइट सूट पहना था और उसकी ठंडी नज़रें सूटकेस पर जमी थीं। उसने पूरा नाम लेकर पूछा, समर मल्होत्रा, क्या तुम अपनी याददाश्त खो चुकी पत्नी को छोड़कर भागने वाले हो? समर ने सिर पकड़ लिया। उसने कहा कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और वह चुपचाप बैठकर अपनी बर्बादी का इंतज़ार नहीं कर सकता। काव्या ने पूछा कि उसे बर्बाद कौन करने वाला है? समर का जवाब था कि अभी तो कोई नहीं, मगर आगे क्या होगा कौन जानता है। निष्ठा समझ गई कि उसका जीजा फिर नॉवेल वाली दुनिया में पहुंच चुका है। वह दोनों को बात करने के लिए छोड़कर सोने चली गई। अब काव्या दरवाजे का रास्ता रोक कर खड़ी थी और समर सूटकेस के पास फंसा हुआ था। कुछ पल के सन्नाटे के बाद काव्या ने सामान वापस रखने और बेडरूम में चलने का आदेश दे दिया। याददाश्त चली गई थी, मगर उसका दबदबा अब भी पहले जैसा था। बेडरूम में बैठते ही काव्या ने अपने रिश्ते की पूरी कहानी सुनाने को कहा। वो समझ नहीं पा रही थी कि अगर दोनों ने प्यार करके शादी की थी तो समर उसे छोड़कर क्यों जाना चाहता था। समर ने सोचते हुए कहा कि शायद दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, वरना शादी क्यों करते। शायद शब्द सुनते ही काव्या का चेहरा ठंडा हो गया। समर ने तुरंत बात संभाली कि कम से कम वो काव्या से ज़रूर प्यार करता है और हादसे से पहले काव्या भी उससे प्यार करती थी। काव्या ने उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछा। उसे उम्मीद थी कि समर पहली नज़र में उसकी खूबसूरती देखकर दिल हार बैठा होगा, मगर समर ने बड़ी ईमानदारी से बताया कि पहली बार देखकर उसने काव्या को बिगड़ी हुई लड़की समझा था। बाकी लड़कियां सस्ती सिगरेट खरीदती थीं, जबकि काव्या ने आधी रात को महंगी सिगरेट का पैकेट लिया और कार्ड से पैसे दिए थे। संगीत की रानी यह सुनकर पत्थर जैसी बैठी रह गई।
दुनिया उसकी तारीफ करती थी, मगर पति की नज़र में पहली छवि बिगड़ी लड़की की थी। फिर भी उसने समर को आगे बताने को कहा। उस सर्द रात काव्या लंबा कोट, काला मास्क और कैप पहनकर मिनी मार्ट पहुंची थी। वो बहुत तनाव में थी और सिगरेट लेकर दुकान के पिछले दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ गई थी। समर को डर था कि वो कोई गलत कदम न उठा ले, इसलिए वह भी पीछे चला गया। काव्या पैकेट खोलने में ही उलझती रही और लाइटर को ऐसे देख रही थी जैसे जीवन में पहली बार देखा हो। आखिर समर को ही उसकी सिगरेट जलानी पड़ी। काव्या ने केवल एक कश लिया और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। आंखों में पानी आ गया, फिर भी चेहरा सख्त रख कर दिखा रही थी जैसे रोज़ सिगरेट पीती हो। समर से उसका नाटक देखा नहीं गया। उसने सिगरेट हटाकर काव्या को पुदीने की गोली दे दी और बाकी पैकेट की जगह टॉफ़ियाँ रख दी। काव्या हैरान थी कि गायिका होते हुए वह सिगरेट कैसे पी सकती थी। समर ने बताया कि वह बहुत ज़्यादा तनाव होने पर ऐसा करती थी। बाद में समर ने धीरे धीरे उसकी ये आदत छुड़वाई। जब भी वह परेशान होती, दोनों टहलने निकल जाते या मिनी मार्ट के बाहर बैठकर बातें करते। पहली रात भी दोनों ने सीढ़ियों पर बहुत देर बात की थी। काव्या ने अपनी असली पहचान नहीं बताई और समर ने भी पूछने की कोशिश नहीं की। इसके बाद काव्या बार बार मिनी मार्ट आने लगी। कभी पानी की बोतल खरीदती, कभी पुदीने की गोलियों का डिब्बा और कभी बिना कुछ खरीदे रेडियो के पास बैठकर समर की छुट्टी होने का इंतज़ार करती। धीरे धीरे दोनों करीब आए। काव्या ने पूछा कि समर ने उसे पटाया कैसे था। समर ने कहा कि उसने कई बार मसाला मैगी खिलाई। फिर काव्या रोज़ आने लगी। वैसे उसने ज़्यादातर खाना मुफ्त में ही खाया था। काव्या की ठंडी नज़र पड़ते ही समर चुप हो गया। कहानी काव्या को जानी पहचानी लगी। वो समर की बाह पर सिर रख कर लेट गई। दोनों ने साथ शादी की जगह चुनी, घर लिया और मिनी मार्ट की मरम्मत करवाई थी। उसने कभी बुरा व्यवहार भी नहीं किया। फिर समर भाग क्यों रहा था? समर ने इनकार किया कि वह सच में काव्या को छोड़ना चाहता है, मगर काव्या ने उसकी कमर पकड़ ली और साफ कह दिया कि उसकी अनुमति के बिना वह कहीं नहीं जाएगा। हादसे के बाद वह दुनिया के हर व्यक्ति से सावधान रहती थी, लेकिन समर के सामने आते ही फिर वही दबंग पत्नी बन जाती थी। समर ने पूछा कि काव्या बाकी सब पर शक करती है, मगर उस पर क्यों नहीं? हादसे के बाद डॉक्टर जांच करने आता तो काव्या पहले उसका पहचान पत्र देखती थी। मैनेजर ने फ़ोन लेने की कोशिश की तो उसे कमरे से निकाल दिया था। माता पिता प्यार से पास आते तो भी वो पीछे हट जाती थी। लेकिन अस्पताल में समर को देखते ही उसकी आंखों की सतर्कता कम हो गई थी और उसने बिना बहस किए उसकी हर बात मान ली थी। काव्या ने धीमे स्वर में बताया कि समर को देखते ही उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। उसे लगता है कि जब तक समर पास है तब तक बाकी लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर वह उसके सीने से लग गई। शायद याददाश्त ने दिमाग में दर्ज घटनाएं मिटाई थी, मगर शरीर की आदत और दिल में छिपा भरोसा अब भी जिंदा था। काव्या अपने प्यार का सफ़र भूल चुकी थी, लेकिन उसका मन अब भी जानता था कि समर की बाहों में वह सुरक्षित है। बात करते करते काव्या सो गई। नींद में भी उसने समर को कसकर पकड़ रखा था, मानो हाथ ढीला पड़ते ही वह सूटकेस लेकर भाग जाएगा। समर ने उसके चेहरे पर चादर ठीक की। सच तो यह था कि वो पत्नी को ऐसे समय में अकेला छोड़ना ही नहीं चाहता था, मगर वेदांत की पोस्ट और काव्या का नया गाना उसके दिल में कांटे की तरह अटका था। मैनेजर ने केवल इतना बताया था कि काव्या लंबे समय से इस गाने की तैयारी कर रही थी और ये किसी के लिए सरप्राइज था, मगर वो खास व्यक्ति कौन था इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। समर ने अपनी बाहों में सोई काव्या को देखा और फैसला किया कि कम से कम आज रात तो वह नहीं भागेगा। अगली सुबह काव्या के पिता महेंद्र वर्मा ने समर को स्टडी रूम में बुलाया। वे गंभीर चेहरे के साथ मेज के पीछे बैठे थे। समर के बैठते ही उन्होंने एक बैंक कार्ड उसकी ओर सरका दिया। कार्ड देखते ही समर के दिमाग में वही पुराना फिल्मी दृश्य चल पड़ा। ये 5 करोड़ रुपए लो और मेरी बेटी को छोड़ दो। उसे लगा कहानी उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उसने घबरा कर पूछा कि क्या यह करना सच में ज़रूरी है। महेंद्र जी कुछ समझ नहीं पाए। समर ने भावुक होकर कहा कि काव्या हर किसी से डरती है और इस समय केवल उसी पर भरोसा करती है, इसलिए वह उसे छोड़ नहीं सकता। महेंद्र जी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उन्होंने पूछा कि आखिर किसने उसे काव्या को छोड़ने के लिए कहा है। समर अब भी कार्ड को देखकर तलाक वाला संवाद आने का इंतजार कर रहा था। तभी काव्या दरवाज़ा खोलकर तेजी से अंदर आई। उसने शायद बाहर से आधी बात सुन ली थी। वह सीधे समर का हाथ पकड़कर अपने पिता के सामने खड़ी हो गई और पूछने लगी कि वे उसकी शादी के बीच में क्यों आ रहे हैं। क्या वे पैसे देकर समर को तलाक के लिए मजबूर कर रहे हैं? महेंद्र जी ने पहले बेटी को देखा, फिर दामाद को। उनके घर में फिल्मी कहानी का गलत मतलब निकालने वाले 2 लोग थे और मुसीबत यह थी कि दोनों एक दूसरे का साथ भी दे रहे थे। आखिर उन्होंने मेज पर हाथ मारकर कहा कि दोनों घटिया फिल्में और नॉवेल देखना बंद करें।
कार्ड अस्पताल और जनसंपर्क में हुए खर्च का हिसाब चुकाने के लिए था। बची रकम से याददाश्त के विशेषज्ञ डॉक्टरों से संपर्क करना था। उन्होंने गुस्से में यहाँ तक कह दिया कि बेटी को छोड़ने के लिए वे समर को 5,000 रुपये भी नहीं देंगे। सच्चाई पता चलते ही समर ने तुरंत कार्ड उठाया, काव्या का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। महेंद्र जी ने दोनों को निकल जाने का आदेश दिया था और दरवाज़ा बंद होने के बाद भी उनकी बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। गलियारे में काव्या ने फिर पूछा कि पिता सच में समर को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर रहे थे ना? समर ने कहा, कम से कम यह कार्ड उस काम के लिए नहीं था। काव्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और आगे से पिता के अकेले बुलाने पर पहले उसे बताने को कहा। बाद में काव्या की माँ शालिनी चाय लेकर स्टडी रूम पहुंची। उन्होंने महेंद्र जी को समझाया कि समर को नॉवेल पढ़ने की आदत है और काव्या की बात आते ही वह ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगता है। असल में वो अपनी पत्नी की बहुत चिंता करता था। जो आदमी सच में छोड़ना चाहता वो उसकी सुरक्षा और इलाज के लिए इतना परेशान नहीं होता। महेंद्र जी ऊपर से नाराज़ रहते थे लेकिन समर को पसंद करते थे। वह अमीर नहीं था और उसने कभी काव्या की प्रसिद्धि का फ़ायदा नहीं उठाया। मुश्किल दिनों में उसने बिना दबाव डाले उसकी बुरी आदत छुड़वाई थी। शालिनी ने पूछा कि समर पसंद नहीं तो उसे हर दूसरे हफ्ते मछली पकड़ने क्यों ले जाते हैं? महेंद्र जी ने कहा, वह लड़का केवल मछली पकड़ते समय थोड़ा काम का होता है। उसी दोपहर कहानी का कथित पहला प्यार वेदांत घर पहुंच गया। सुरक्षा गार्ड ने फ़ोन करके बताया कि बाहर एक संदिग्ध आदमी घूम रहा है। उसने सिर से पैर तक काले कपड़े, कैप और मास्क पहन रखा था। वह न अपना नाम बता रहा था न मास्क उतार रहा था। गार्ड उसे बाहर निकालने वाले थे। तभी पता चला कि वही मशहूर कलाकार वेदांत हैं। काव्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और समर से पूछा कि क्या पहली मुलाकात के समय वो भी ऐसे ही कपड़े पहन कर आई थी? समर ने मुस्कुराकर हाँ कहा। काव्या ने वेदांत को दोबारा देखा और धीमे से बोली, ये तो पूरा मूर्ख लग रहा है। उसी पल उसे समझ आया कि उस रात वो खुद भी लोगों को ऐसी ही लगी होगी और शर्म से उसका शरीर अकड़ गया। वेदांत ने मास्क उतारते हुए कहा कि बड़े कलाकार को बाहर निकलते समय सावधान रहना पड़ता है, वरना तस्वीर से अफवाह फैल सकती है। समर ने तुरंत पूछा कि अगर उसे अफवाहों से इतना डर है तो काव्या का गाना आने से पहले उसने 2 मतलब वाली पोस्ट क्यों लिखी? वेदांत ने मुस्कुराकर कहा कि उसने बस एक जानी पहचानी धुन सुनकर भावुक संदेश लिखा था। उसे नहीं पता था कि समर गलत मतलब निकाल लेगा। फिर उसने काव्या की ओर देखकर कहा कि अगर उसे पोस्ट पसंद नहीं आई तो वो हटा देगा। इतना कहने के बाद वो फ़ोन निकालने के बजाय काव्या की आंखों में देखने लगा। शायद उसे उम्मीद थी कि लंबे समय बाद नज़रें मिलते ही पुरानी भावनाएं जाग जाएंगी। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे और समर बगल में बेकार सहायक कलाकार जैसा खड़ा था। फिर काव्या ने सीधा पूछा, फ़ोन क्यों नहीं निकाल रहे? पोस्ट हटाओ। वेदांत चौंक गया। काव्या ने कहा कि उस पोस्ट की वजह से उसके पति को कई दिनों से जलन हो रही है, इसलिए उसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं। वेदांत के चेहरे पर पहली बार ऐसा भाव आया जैसे कहानी गलत दिशा में चली गई हो। मजबूरी में उसने सबके सामने पोस्ट हटाई और काव्या ने फ़ोन की स्क्रीन देखकर पक्का भी किया। इसके बाद वो घूमकर समर की कमर पकड़कर उसके सीने से लग गई और पूछा कि अब तो उस पर भरोसा है। समर ने कहा कि फ़िलहाल भरोसा किया जा सकता है, मगर बाकी कहानी किस तरफ जाती है ये देखना होगा। उसने मजाक में अगला मोड़ भी बता दिया। पुराना प्रेमी कोई यादगार निशानी लाएगा और उन बीते वर्षों की मजबूरी सुनाएगा जिनके बारे में दोनों कभी बात नहीं कर पाए। समर की बात खत्म होते ही वेदांत ने पीठ के पीछे से सुंदर डिब्बा निकाल कर कहा कि वह काव्या के लिए उपहार लाया है। समर और काव्या दोनों चुप हो गए। काव्या ने पति को ऐसी नज़र से देखा मानो पूछ रही हो कि उसने यह भी कैसे सही बता दिया। आखिर समर के हजारों घंटे नॉवेल पढ़ने का कुछ तो फ़ायदा हुआ था। वेदांत ने कहा कि काव्या को समर के इतना पास देखकर उसकी हालत अच्छी नहीं लगती। वह शरीर की बात नहीं कर रहा था। उसके अनुसार याददाश्त खोने के बाद किसी परिचित पर निर्भर होना सामान्य था और काव्या शायद निर्भरता को प्यार समझ रही थी। काव्या ने पूछा कि पति पर निर्भर रहने में गलत क्या है। वेदांत ने जवाब देने के बजाय गाने को कॉलेज के दिनों से जोड़ दिया। उसके अनुसार पहला हिस्सा संगीत कक्ष में बिजली जाने वाली रात का था। अधूरी गर्मियां उस ग्रेजुएशन कार्यक्रम की थीं जहां काव्या नहीं पहुंची और पुरानी चाबियां उनके अभ्यास वाले पियानो की थीं। वेदांत हर पंक्ति को कॉलेज की घटना से जोड़ता गया। काव्या उसे धुंधली यादों से मिलाने लगी। वेदांत का भरोसा बढ़ा, मगर समर की मुस्कान गायब हो गई। नया गाना, पुराने साथी की वापसी और संगीत से यादें जगाना। नॉवेल की पूरी कहानी सामने थी। समर सोचने लगा कि सूटकेस में क्या रखना भूल गया था। तभी काव्या ने वेदांत को रोक दिया। उसकी बातें उस कहानी से अलग थीं जो निष्ठा ने कॉलेज के बारे में बताई थी। उसने तुरंत निष्ठा को नीचे बुलाया और कहा कि कोई उसे कॉलेज के दिनों की कहानी सुना रहा है, इसलिए वो आकर सच्चाई जांचे। वेदांत को देखते ही निष्ठा ने कहा, अरे
ये वही आदमी नहीं है जिसने प्रचार करते करते खुद को दीदी का पहला प्यार बना लिया। उसका कहना था कि काव्या और वेदांत के बीच खास दोस्ती भी नहीं थी। कॉलेज ने कुछ कार्यक्रमों के लिए दोनों को साथ रखा था, बस। लोग वर्षों से उन्हें प्रेमी कहते रहे, मगर वेदांत ने साफ इनकार करने के बजाय हर बार दो मतलब वाली बात बोलकर अफवाहों का फ़ायदा उठाया। निष्ठा ने पुराने संदेश दिखाए। उनमें काव्या शिकायत कर रही थी कि कॉलेज ने फिर वेदांत को उसके साथ लगा दिया। उसने लिखा था कि वेदांत ऐसे देखता है जैसे पूछ रहा हो कि उसके घर में एक निकम्मे आदमी को पालने की जगह खाली है। दूसरे संदेश में साफ था, तारीफ और बेशर्मी में फ़र्क होता है। समर स्क्रीन नीचे करता गया और काव्या के संदेश ज़्यादा तीखे होते गए। उसे पहली बार पता चला कि उसकी ठंडी और शालीन पत्नी कॉलेज में शब्दों से किसी को भी घायल कर सकती थी। काव्या ने शर्माते हुए फ़ोन उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि वो बहुत पुरानी बात है, अब वो ऐसे नहीं बोलती। समर ने गंभीरता से कहा कि ज़्यादा दबाव में वह आज भी लोगों को डांट देती है, बस पहले जितनी कठोर नहीं रही। काव्या ने चुपके से उसकी कमर में चिकोटी काटी और थोड़ी इज्जत रखने को कहा। समर के मान जाने के बाद भी उसने एक चिकोटी और काट दी। वेदांत की अधूरी प्रेम कहानी अब केवल एक तरफा कोशिश बन चुकी थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि कॉलेज में काव्या छोटी थी और अपनी भावनाएं नहीं समझती थी, मगर अब दोनों दोबारा साथ काम कर सकते हैं। काव्या ने ठंडे स्वर में पूछा कि उसने साथ काम करने की सहमति कब दी। उसने साफ कहा कि गाने का वेदांत से कोई संबंध नहीं और जिन बातों को वह संकेत समझता है वे केवल उसकी कल्पना है। काव्या ने आगे उसकी बातें सुनने से मना कर दिया। समर ने घर के सहायक को बुलाकर वेदांत को बाहर छोड़ने के लिए कहा। वेदांत ने गुस्से में पूछा कि समर की हैसियत क्या है जो उसे इस घर से जाने को कहे। जवाब देने से पहले काव्या समर की बाहों में आ गई और बोली, ये मेरे पति का घर है, अगर इन्हें अधिकार नहीं है तो क्या तुम्हें है? वेदांत के पास कोई जवाब नहीं बचा। वो मास्क पहनकर उतरे चेहरे के साथ बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही निष्ठा ने पूछा कि अब समर भागने वाला तो नहीं है? समर ने काव्या की तरफ देखा और कहा कि फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं, अब वो अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जा रहा है। दोनों की मीठी बातें सुनकर निष्ठा मुंह बनाती हुई वहाँ से भाग गई। उस दिन के बाद समर ने काव्या की भावनाओं पर शक करना बंद कर दिया। याददाश्त खोने के बाद भी वह बिना हिचक उसके साथ खड़ी थी। फिर भी नए गाने और सरप्राइज़ की सच्चाई बाकी थी। गाने में पुराना पियानो, अधूरी गर्मियाँ, आधी रात की रोशनी और एक पंक्ति थी, तुम्हारी दी हुई मिठास ने लंबी बरसात को भी पिघला दिया। मिठास वाली बात शायद पहली मुलाकात में मिली पुदीने की गोली थी, मगर बाकी पंक्तियों की याद समर को नहीं आ रही थी। वेदांत ने पुराने पियानो को कॉलेज से जोड़ा था, लेकिन पुराना पियानो केवल कॉलेज में ही नहीं हो सकता था। समर को अचानक अपने मिनी मार्ट के पास वाले मॉल का पियानो याद आया। वह काव्या को वहां ले गया। पहचान छिपाने के लिए उसने मास्क और कैप पहनी थी। काव्या को कोई साफ घटना याद नहीं आई, फिर भी जगह जानी पहचानी लग रही थी। रास्ते में गेम जोन के पास काव्या अचानक रुक गई। उसे महसूस हुआ कि उसने वहां कभी खिलौना निकालने की कोशिश की थी। समर ने बताया कि उसने मशीन पर करीब 2000 रुपये खर्च किए थे, फिर भी एक खिलौना नहीं निकला था। काव्या ने तुरंत कहा कि मशीन खराब रही होगी। समर हंस पड़ा, क्योंकि उस दिन भी उसने यही बहाना बनाया था। असल में उस दिन समर ने केवल 6 सिक्कों में गुलाबी खरगोश निकाल लिया था। काव्या ने काफ़ी देर मशीन का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला था कि यह केवल किस्मत का खेल है और समर की जीत से उसका हुनर बेहतर साबित नहीं होता। इसके बाद दोनों मॉल के बीच रखे पुराने पियानो तक गए थे। काव्या ने कहा था कि समर ने उसे खिलौना निकालना सिखाया, इसलिए बदले में वह पियानो सिखाएगी। समर हर बार गलत चाबी दबाता रहा और एक भी धुन नहीं सीख पाया। आखिर में काव्या ने खुद एक मधुर धुन बजाई थी। वर्तमान में दोनों उसी पुराने पियानो के सामने खड़े थे। काली चमक फीकी पड़ चुकी थी और सफ़ेद चाबियां हल्की पीली थीं। काव्या ने पूछा कि क्या समर जानबूझकर नहीं सीखा था, ताकि उसे बार बार सिखाने का मौका मिलता रहे। समर कुछ बोल पाता उससे पहले काव्या की उंगलियां अपने आप चाबियों पर चलने लगीं। खाली मॉल में एक कोमल धुन फैल गई। ये काव्या का वही नया गाना था, या यूं कहें कि उसकी सबसे पहली कच्ची धुन थी। उसे अब भी पूरी याद नहीं आई थी। उसने केवल इतना कहा कि इस जगह पर पहुंचते ही उसे वही हिस्सा बजाने का मन हुआ। धुन खत्म होने पर उसकी आंखों में उलझन थी। उसने समर से कहा कि शायद वो पहले यहाँ आई थी और शायद उसने उसके लिए कोई गाना लिखा था। अगली सुबह मिनी मार्ट के कर्मचारी का फ़ोन आया। दुकान पर अचानक खराब रिव्यू, झूठी शिकायतें और गालियों वाले फ़ोन आ रहे थे। खाद्य निरीक्षण विभाग को भी कई शिकायतें मिली थीं, जबकि दुकान का सारा सामान सही था। समर ने सोशल मीडिया देखा तो कारण तुरंत समझ आ गया। पिछली रात किसी ने मॉल में पियानो बजाती काव्या का छोटा वीडियो बना लिया था।
मास्क और कैप के बावजूद प्रशंसकों ने उसकी उंगलियों की खास हरकत से पहचान लिया। वीडियो में समर भी बगल में था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर धुन खत्म होते ही काव्या ने सबसे पहले उसी की तरफ देखा था। लोग उस रहस्यमयी आदमी की पहचान जानना चाहते थे। सामान्य चर्चा के बाद कई संदिग्ध अकाउंट सक्रिय हुए। आरोप लगा कि काव्या पहले वेदांत के साथ प्रेमी जोड़ी का प्रचार करती थी और अब किसी दूसरे आदमी के साथ घूम रही है। हटाई हुई पोस्ट भी जोड़ दी गई। लोगों के अनुसार रहस्यमयी आदमी ने वेदांत से पोस्ट हटवाई और आधी रात को काव्या से अपने लिए प्रेम धुन बजवाई। कुछ ही समय में वेदांत को धोखा खाया, बेचारा प्रेमी बना दिया गया और समर को काव्या के पैसों पर जीने वाला निकम्मा आदमी। लोगों ने उसका निजी अकाउंट और मिनी मार्ट का पता खोज निकाला। दुकान पर एक साथ भारी डिलीवरी ऑर्डर भेजे गए, खराब रिव्यू डाले गए और कर्मचारियों को गालियां दी गईं। डर के कारण समर को दुकान अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी। काव्या चुपचाप सारी पोस्ट पढ़ रही थी। उसकी नींद और उलझन धीरे धीरे ठंडे गुस्से में बदल गई। याददाश्त खोने के बाद घर में वह समर से चिपकी रहती थी, बच्चों जैसी जिद करती थी और जो महसूस होता था खुलकर बोल देती थी। मगर उस समय मंच और पूरे कार्यक्रम को संभालने वाली अनुशासित टॉप सिंगर वापस आ चुकी थी। उसने मैनेजर को फ़ोन करके आदेश दिया कि वीडियो डालने वाला पहला अकाउंट, अफवाह फैलाने वाले प्रचार अकाउंट और झूठी शिकायत करने वालों की जानकारी निकाली जाए। प्लेटफॉर्म और वकीलों से संपर्क करके हर पोस्ट, संदेश और शिकायत का रिकॉर्ड तैयार किया जाए। इसके बाद उसने साफ कहा कि समर और उसके रिश्ते को सार्वजनिक करने की तैयारी की जाए। समर को डर था कि शादी की घोषणा से काव्या के करियर पर असर पड़ेगा। काव्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि असर पहले ही पड़ चुका है, मगर समर की वजह से उस पर नहीं, बल्कि अफवाह फैलाने वालों की वजह से समर पर उसे शादी छिपाने का कारण याद नहीं था। लेकिन पूरा विश्वास था कि ऐसा समर को सुरक्षित रखने के लिए किया गया होगा। कुछ ही देर बाद काव्या ने विवाह प्रमाण पत्र के साथ पोस्ट कर दिया, समर मल्होत्रा मेरे पति हैं, कोई बाहरी आदमी नहीं। स्टूडियो कई बार साफ कर चुका है कि संगीत जगत में मेरा किसी के साथ प्रेम संबंध नहीं रहा। कृपया झूठी कहानियां बनाना बंद करें। पोस्ट मिनटों में फैल गई। स्टूडियो ने वेदांत के बारे में जारी 3 पुराने स्पष्टीकरण फिर डाले। हर बार काव्या ने कहा था कि वे केवल सहपाठी हैं और कोई प्रेम संबंध नहीं, मगर वेदांत के प्रशंसक इसे नज़रअंदाज करते रहे थे। कुछ लोग अब भी वेदांत को असली साथी बताते रहे, मगर काव्या के प्रशंसकों ने कॉलेज रिकॉर्ड खंगाल दिए। पता चला कि शिक्षकों से पहचान के कारण वेदांत को बार बार काव्या के साथ रखा जाता था और कई बार उसने खुद साथी बदलवा कर नाम जुड़वाया था। काव्या हर बार रिश्ते से इनकार करती थी, जबकि वेदांत जानबूझकर अस्पष्ट जवाब देता था। कोई पूछता कि क्या वह काव्या को पसंद करता है, तो कहता कि काव्या शर्मीली है और सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें पसंद नहीं करती। कोई डेटिंग के बारे में पूछता तो बोलता कि कुछ रिश्तों को नाम देने की ज़रूरत नहीं होती। उसने न हाँ कही न ना, मगर कथित प्रेम कहानी से मिली लोकप्रियता का पूरा फ़ायदा उठाया। जल्द ही जनता की राय पलट गई। इसके बाद स्टूडियो की जांच रिपोर्ट सामने आई। चोरी से वीडियो डालने वाला अकाउंट, अफवाह फैलाने वाले प्रचार अकाउंट और समर को निशाना बनाने वाले नकली अकाउंट एक ही जनसंपर्क कंपनी से जुड़े थे। भुगतान वेदांत की टीम से हुआ था। किसी ने पैसे देकर समर का फ़ोन नंबर, घर और मिनी मार्ट का पता भी खरीदा था। भारी ऑर्डर, झूठी शिकायतें और कर्मचारियों को परेशान करना प्रशंसकों का अपने आप किया काम नहीं था। सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए गए और आधिकारिक मामला दर्ज हो गया। कुछ घंटों में वेदांत का नाम सच्चा और दुखी पहला प्यार वाली खबरों से हटकर कानूनी मामले वाली खबरों में पहुंच गया। निरीक्षण विभाग ने भी जांच के बाद पुष्टि की कि मिनी मार्ट में कोई समस्या नहीं थी। समर ने कर्मचारियों को दिन भर आराम करने भेज दिया और खुद दुकान साफ करने लगा। वापस आया सामान गोदाम में पड़ा था और कई पैकेट अब भी बंद थे। तभी दरवाज़ा खुला और काव्या अंदर आ गई। दोनों ने इंटरनेट के हंगामे का जिक्र नहीं किया। वो काउंटर तक आई, उंगली से 2 बार थपथपाया और बोली, दुकानदार जी, हॉट स्नैक्स वाली मशीन चालू कीजिए, मुझे मसाला सॉसेज खाना है। समर ने याद दिलाया कि काव्या ने खुद ज़्यादा तेल और गले पर असर के कारण मशीन बंद रखने को कहा था। काव्या ने सीधा चेहरा रखकर जवाब दिया कि वो बात पुरानी काव्या ने कही थी, अब वो भूल चुकी है, इसलिए खा सकती है। उसने समर का हाथ पकड़कर कहा कि आज उसने इतना बड़ा मामला संभाला है, इसलिए बस एक स्नैक मिलना चाहिए। समर ने पूछा कि वो हर बार बस एक कहती है, फिर उसके बाद क्या होता है? काव्या ने तुरंत जवाब दिया कि उसे पुरानी बात याद नहीं, इसलिए वो गिनती में नहीं आएगी। समर के पास कोई उत्तर नहीं बचा और उसे मशीन चालू करनी पड़ी। काव्या संतुष्ट होकर बगल में बैठी, उसकी बाँह पकड़ ली और कंधे पर सिर रखकर खाने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद उसने समर से कहा कि आगे कोई भी मुसीबत आए वह सूटकेस पैक न करे।
समर ने गंभीरता से कहा कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे कोई फिल्मी मोड़ आता है या नहीं। काव्या ने ठंडी नज़र से फैसला सुना दिया कि आज से उसके वेब नॉवेल बंद हैं। अगले कुछ दिनों तक काव्या ने आराम किया। डॉक्टर ने कहा था कि यादें ज़बरदस्ती वापस लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जानी पहचानी जगहें और पुरानी चीज़ें मदद कर सकती हैं। इसलिए समर उसे उनकी पहली मुलाकात वाले मिनी मार्ट, पहली डेट के रेस्तरां और उस पार्क में ले गया जहां दोनों अक्सर टहलते थे। हर जगह काव्या को कुछ जाना पहचाना महसूस होता और कभी कभी यादों की छोटी तस्वीरें दिखाई देती, मगर वे पूरी नहीं होती थीं। शादी की घोषणा के बाद समर का मिनी मार्ट भी मशहूर हो गया। प्रशंसक तस्वीरें लेने आते, कोई पानी की बोतल खरीदता तो कोई पुदीने की गोलियां। फिर रेडियो के पास खड़े होकर पूछते कि समर ने काव्या को कैसे पटाया। दूसरा प्रशंसक तुरंत सुधारता कि असल में काव्या ने समर को पटाया था, क्योंकि वही रोज़ दुकान में बैठकर उसकी छुट्टी होने का इंतज़ार करती थी। भीड़ इतनी बढ़ गई कि कर्मचारियों को नोटिस लगाना पड़ा, सामान खरीद सकते हैं मगर दूसरे ग्राहकों को परेशान न करें। समर और काव्या गाने में लिखी जगहें ढूंढने लगे। पुराना पियानो मॉल का था, आधी रात की रोशनी, मिनी मार्ट का बोर्ड और अधूरी गर्मियां उनकी बीच में छूटी हुई पहली यात्रा। लंबी बरसात उस दिन की थी जब बिना छाते के दोनों मिनी मार्ट की छोटी छत के नीचे सिमटे थे। समर ने पुदीने की गोली दी और दोनों देर तक बारिश रुकने का इंतजार करते रहे थे। अब साफ हो गया कि गीत की हर छोटी बात समर और काव्या की अपनी याद थी। वह सरप्राइज कभी वेदांत के लिए था ही नहीं। काव्या ने पूरा गाना अपने पति के लिए लिखा था। आखिरी जगह उनके हनीमून का पहला पड़ाव थी, समुद्र के बीच एक शांत भारतीय द्वीप। तब तक काव्या का शरीर ठीक हो चुका था और डॉक्टर ने यात्रा की अनुमति दे दी थी। दोनों टिकट बुक करके वहां पहुंचे। शाम को समुद्र किनारे टहलते समय नम हवा उनके चेहरों को छू रही थी। छोटा कॉटेज और सूर्यास्त देखने वाली जगह अब भी पहले जैसी थी। समुद्र तट के आखिरी हिस्से में पहुंचकर काव्या अचानक रुक गई। वह बहुत देर तक समुद्र की ओर देखती रही। उस रात दोनों रेत पर लेटकर तारे देख रहे थे। चारों ओर केवल लहरों की आवाज़ थी। शाम से ही काव्या का व्यवहार बदला हुआ था। पिछले दिनों की तरह वह समर से चिपकी नहीं थी। कुछ दूरी पर लेटी कभी उसकी ओर देखती और नज़र मिलते ही आंखें फेर लेती। समर ने आखिर पूछ लिया कि क्या सारी यादें लौट आई हैं। काव्या का शरीर अकड़ गया। कुछ पल बाद उसने धीमे स्वर में हाँ कहा। पुराने रास्ते से गुजरते समय उसकी सारी यादें अचानक वापस आ गई थीं। समर ने पूछा कि फिर वह इतनी दूर क्यों लेटी है। काव्या ने कहा कि दूरी इतनी भी ज़्यादा नहीं है, मगर उसके लाल होते कान सच्चाई बता रहे थे। यादों के साथ काव्या का ठंडा और शर्मीला बाहरी रूप लौट आया था, लेकिन उसे यह भी याद था कि याददाश्त जाने के बाद वह समर का हाथ पकड़कर उसे कहीं नहीं जाने देती थी। बच्चों जैसी जिद करती थी, प्यार से स्नैक्स मांगती थी और परिवार के सामने बार बार उसे मेरे पति कहती थी। अब उन्हीं बातों को सोचकर वह शर्मिंदा हो रही थी। समर ने हंसी रोकते हुए उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और कहा कि अब नाटक करने का कोई फायदा नहीं। उसे पता चल चुका है कि इस ठंडी टॉप सिंगर के अंदर कितनी चिपकू पत्नी छिपी है। काव्या ने कुछ देर बाद उसे पकड़ लिया और चेहरा उसके सीने में छिपाकर पूछा कि क्या पहले उसकी स्टार वाली कोई इज्जत नहीं थी। समर ने पहली मुलाकात याद दिलाते हुए कहा कि सिगरेट जलाना न आने के बाद भी अकड़ दिखाने वाली लड़की की कौन सी इज्जत। काव्या ने तुरंत उसकी कमर में जोर से चिकोटी काटी और कहा कि हर कोई कभी न कभी जवान और नासमझ था। समर अब भी वही बात याद दिलाकर उसे परेशान क्यों करता है। समर हंस पड़ा और उसे और कसकर पकड़ते हुए दोबारा मजाक न करने का वादा कर दिया। लहरें किनारे तक आ रही थीं और आसमान तारों से भरा था। काव्या ने बिना संगीत और माइक्रोफोन के अधूरा नया गीत गाया। हर पंक्ति में पहली मुलाकात, पुदीने की मिठास, अधूरी यात्रा और साथ बिताई बरसात थी। यही वह सरप्राइज था जो वह समर को देना चाहती थी। समर ने उसे बीच में नहीं रोका। उसने केवल अपनी बाहों की पकड़ और मजबूत कर ली। आखिरी पंक्ति खत्म होने पर काव्या ने सिर उठाकर कहा, समर, यह गाना मैंने तुम्हारे लिए लिखा था। समर मुस्कुराया और बोला कि अब वह सच्चाई जानता है। काव्या ने गंभीर होकर उससे आगे कभी भागने की बात न करने को कहा। इस बार समर ने कोई फिल्मी मजाक नहीं किया। उसने वादा किया कि वह कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। इस तरह आधी रात में पैक हुए समर के सूटकेस से शुरू हुई गलतफहमी काव्या के अधूरे प्रेम गीत पर खत्म हुई। जिस धुन को दुनिया पुराने प्यार की निशानी समझ रही थी, उसकी हर पंक्ति हमेशा से केवल उसके पति समर के लिए थी।